जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है थॉमस स्टर्न्स एलियट पर आधारित प्रैक्टिस सेट 2, जिसमें दोस्तों हमने 30 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि दोस्तों आप सारे प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 1 को देख लेंगे पहले। द 4 नाइट्स एंड द 4 टेम्पर्स अपीयर इन। साथियों आपको बताना है द 4 नाइट्स एंड द 4 टेम्पर्स इसमें दिखाई देते हैं दोस्तों द रॉक में, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क में, मर्डर इन द कैथेड्रल में, नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मर्डर इन द कैथेड्रल। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों डेस्टिनी वेट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड, नॉट इन द हैंड्स ऑफ स्टेटमैन हु स्पीक्स दीज लाइन्स। साथियों आपको बताना है Destiny waits in the hands of God, not in the hands of statesmen who speak these lines। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। भाग्य परमेश्वर के हाथ में रहता है, राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं। कौन बोलता है ये पंक्तियां दोस्तों कौन बोलता है? भाग्य परमेश्वर के हाथ में रहता है, राजनीतिज्ञों के हाथ में नहीं। ठीक है, ये कौन बोलता है दोस्तों? थॉमस बिकेट, टेम्प्टर, द कोरस, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द कोरस। सी इज द राइट आंसर। आइए साथियों, प्रश्न 3 को देख लेंगे। That action is suffering oblique and suffering is action. Neither does the agent suffer oblique nor the patient act. These words are from the mouth of। साथियों आपको बताना है वह कर्म दुख है अर्थात और पीड़ा क्रिया है, ना तो एजेंट को नुकसान होता है अथवा ना ही रोगी कार्य करता है। ये शब्द किसके मुंह से हैं आपको बताना है साथियों? थॉमस विकेट के, द प्रीस्ट के, द कोरस के, नॉन ऑफ दीज के। क्वेश्चन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द कोरस। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों इसमें कहा गया मार्टीरडम इज द थीम ऑफ। दोस्तों इसका आंसर है, आंसर बताना है आपको मर्डर इन द कैथेड्रल, द रॉक, द कॉकटेल पार्टी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मर्डर इन द कैथेड्रल इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज मेड अप ऑफ 2 स्टोरीज हु इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द 2। साथियों आपको बताना है द कॉकटेल पार्टी का प्लॉट 2 कहानियों से मिलकर बना है, दोनों के बीच जोड़ने वाली कड़ी कौन है? सन हेनरी, हरकोर्ट रैली, थॉमस बिकेट, द कोरस, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों इसका सही आंसर होगा सर हेनरी हरकोर्ट रैली। ठीक है, इज द राइट आंसर।
प्रश्न नंबर 6। दोस्तों इसमें कहा गया है इन विच पोइटिक प्ले ऑफ एलियट इज देयर नो कोरस और नो गोस्ट। अर्थात दोस्तों एलियट के किस काव्य नाटक में कोई कोरस या कोई भूत नहीं है। ठीक है, कोई कोरस नहीं है, ना ही कोई भूत है। द कॉकटेल पार्टी में, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क में, द मर्डर इन द कैथेड्रल में, नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द कॉकटेल पार्टी इज द राइट आंसर। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 7 को देख लेंगे। इसमें कहा गया दोस्तों टू पीपल हु नो, दो आदमी जो जानते हैं, दे डू नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर, कि वे एक दूसरे को नहीं समझते हैं। ठीक है, ब्रीडिंग चिल्ड्रेन हुम दे डू नॉट अंडरस्टैंड, अर्थात दोस्तों वे बच्चे पैदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते हैं। और कह रहा है दोस्तों एंड हु विल नेवर अंडरस्टैंड देम, और कौन उन्हें कभी नहीं समझेगा। ये पंक्तियाँ कहाँ से आती हैं दोस्तों, समझ लेंगे, फिर से समझ लेंगे दोस्तों। दो लोग जो जानते हैं कि वे एक दूसरे को नहीं समझते हैं, वे बच्चे पैदा करते हैं जिन्हें वे नहीं समझते हैं, और कौन उन्हें कभी नहीं समझेगा। ये पंक्तियाँ कहाँ से आती हैं दोस्तों, आपको बताना है दोस्तों। देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 को देख लेंगे। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, द कॉकटेल पार्टी दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें कहा गया साथियों एडवर्ड लेवेनिया, एडवर्ड पेटर, कुल्प, सेलिया, कोपलेस्टॉन, जूलिया, एलेक्स एंड द गार्जियंस अपीयर इन। साथियों आपको बताना है दोस्तों एडवर्ड लेवेनिया, एडवर्ड पीटर, कुल्पे, सेलिया, कोपलेस्टॉन, जूलिया, एलेक्स और द गार्जियंस इसमें दिखाई देते हैं दोस्तों। आपको बताना है द कॉकटेल पार्टी में, द फैमिली रियूनियन में, मर्डर कैथेड्रल में, नॉन ऑफ दीज में। क्वेश्चन नंबर 8, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द कॉकटेल पार्टी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 9 को देख लेंगे। दोस्तों द प्लॉट ऑफ द कॉकटेल पार्टी इज़ बेस्ड ऑन, साथियों आपको बताना है कॉकटेल पार्टी का कथानक इस पर आधारित है। आपको बताना साथियों दोस्तों इसमें कह रहा है दोस्तों अल्केस्टिस वाई यूरोपीड्स। ठीक है दोस्तों, इसमें कह रहा है दोस्तों अल्केस्टिस बाय यूरोपीड्स। बी में कह रहा है दोस्तों द स्टोरीज फ्रॉम होमर, द स्टोरीज फ्रॉम वर्जिल, नॉन ऑफ दीज। आपको बताना दोस्तों प्रश्न नंबर 9, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्केस्टिक बाय यूरोपीड्स इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, इसमें कहा गया दोस्तों एलियट्स द वेस्टलैंड इज डेडिकेट टू। साथियों आपको बताना है एलियट की दोस्तों द वेस्टलैंड को समर्पित है, किसको समर्पित की गई है दोस्तों, आपको बताना है
इजरा पॉन्ड को, W.B. Yeats, T. Hulme, none of these. क्वेश्चन नंबर 10 तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए इज द राइट आंसर, इजरा पॉन्ड, जो T.S. एलियट द्वारा रचित है दोस्तों। द वेस्टलैंड बाय दोस्तों डेडिकेट की गई है इजरा पॉन्ड के लिए। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेंगे। इसमें कहा गया दोस्तों, विच पोइम वाज रिटन ड्यूरिंग द ऑटम ऑफ 1921 इन लॉसेन, स्विट्जरलैंड एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन सीरियल फॉर्म इन द क्रिटेरियन इन अक्टूबर एंड नवंबर 1922। साथियों आपको बताना है प्रश्न नंबर 11। द फोर क्वार्टेट्स, द हॉलो मैन, द वेस्टलैंड एंड नॉन ऑफ दीज। इसमें कहा गया साथियों, कौन सी कविता स्विट्जरलैंड के लुसाने में 1921 की शरद ऋतु के दौरान लिखी गई थी और पहली बार अक्टूबर और नवंबर 1922 में द क्राइटेरियन में धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, आपको बताना दोस्तों प्रश्न नंबर 11। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों द वेस्टलैंड। आइए साथियों, द वेस्टलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 12 को देख लेंगे। इलियड हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन द इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री एंड द पोएटिक प्रोसेस इन हिज एसे इंटाइटल्ड। साथियों आपको बताना, एलियट ने निर्वैयक्तिकता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उनके निबंध में कविता और काव्य प्रक्रिया का शीर्षक है। आपको बताना है दोस्तों क्या है शीर्षक। ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1920, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1921। और देख लेंगे दोस्तों नॉन ऑफ दीज, इसको देख लेंगे साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, इज द राइट आंसर, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं। इसमें कहा गया साथियों, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा 1919। इसमें कहा गया साथियों, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा 1919। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं, 13 को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें कहा गया है, अकॉर्डिंग टू एलियट, एलियट के अनुसार परफेक्ट पोइट्री, यह हम कह सकते हैं दोस्तों पूर्ण काव्य, प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज, अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया एलियट के अनुसार पूर्ण काव्य तभी निर्मित होता है जब क्या होता है दोस्तों, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, अनइफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, नॉन ऑफ दिस। अर्थात दोस्तों इसमें कहा गया है, ए में कहा गया दोस्तों, ए में कहा गया दोस्तों संवेदनशीलता का विघटन, बी में कहा गया दोस्तों उद्देश्य संबंधी, सी में कहा गया दोस्तों संवेदनशीलता का एकीकरण, और डी में कहा गया दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, और दोस्तों कहा गया नॉन ऑफ दीज। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 को देख लेंगे। इसका सही हो जाएगा दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी।
सी इज द राइट आंसर। अर्थात दोस्तों संवेदनशीलता का एकीकरण। आइए दोस्तों देख लेते हैं। नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज़ इज कंप्लीट मीनिंग एलॉन हु सेड। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेंगे। किसी भी कवि किसी भी प्रकार के कलाकार का सपना संपूर्ण नहीं है। मतलब अकेला किसने कहा, ठीक है। शैली, मिल्टन, कीट्स, एलियट। डी इज द राइट आंसर, एलियट। डी इज द राइट आंसर साथियों। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 15। द पर्सनालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज अ कंटिन्यूअल सेल्फ सेक्रीफाइस, अ कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शंस ऑफ पर्सनालिटी। दिस व्यू इज ऑफ। साथियों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेंगे। एक कलाकार का व्यक्तित्व एक निरंतर आत्म बलिदान है। व्यक्तित्व का निरंतर विलुप्त होना, ये दृश्य निम्न का है। साथियों आपको बताना है, एक कलाकार का व्यक्तित्व एक निरंतर आत्म बलिदान है। व्यक्तित्व का निरंतर विलुप्त होना, ये दृश्य निम्न का है। दोस्तों आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों इसका सी आंसर सही होगा। सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर साथियों। इसमें कहा गया साथियों, वही बात कही गई दोस्तों, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा में एलियट, ठीक है। परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा में एलियट, इसको देख लेंगे। प्रश्न नंबर 16। द पोएम अकॉर्डिंग टू एलियट हैज़ नो रिलेशन टू। इसको देख लेंगे साथियों। द पोएम अकॉर्डिंग टू एलियट हैज़ नो रिलेशन टू। अर्थात दोस्तों एलियट के अनुसार कविता का इससे कोई संबंध नहीं है। द थीम से, द स्ट्रक्चर से, द पोइट से, द सोसाइटी से। डी इज द राइट आंसर। इसको देख लेंगे दोस्तों। 16 को देख लेंगे साथियों। सी इज द राइट आंसर दोस्तों। इसका सी आंसर सही होगा, द पोइट। दोस्तों एलियट के अनुसार कविता का इससे कोई संबंध नहीं है। दोस्तों पोइट से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 को देख लेंगे साथियों। दोस्तों प्रश्न का आकार बड़ा है, इसलिए मैं दोस्तों हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा, हिंदी में समझाने का प्रयास करूंगा साथियों। आप इसको हिंदी में समझ लेंगे। कह रहा दोस्तों, प्रश्न में कहा गया कवि का मन प्लेटिनम का अंश है। यह आंशिक रूप से या विशेष रूप से स्वयं मनुष्य के अनुभव पर काम कर सकता है, लेकिन कलाकार जितना अधिक परिपूर्ण होगा वह उतना ही अधिक अलग होगा। जो पीड़ित होगा और मन जो बनाता है उतना ही पूरी तरह से मन जुनून को पचा और प्रसारित करेगा। जो इसके हैं, जो इसकी सामग्री हैं, ये अर्क इसमें प्रकट होता है, ठीक है। आपको बताना दोस्तों किसमें प्रकट होता है। प्रश्न नंबर 17 को देख लिया दोस्तों। अब हम देख लेते हैं इसके आंसर को। दोस्तों वही चीज़ यहाँ पर कही गई है दोस्तों, परंपरा और व्यक्तिगत प्रतिभा, ठीक है। व्यक्तिगत प्रतिभा और परंपरा की बात की गई यहाँ पर। आइए साथियों, प्रश्न नंबर 18।
इसमें कहा गया दोस्तों, द पोइट्स माइंड इज अ receptacle for seizing and storing numberless feeling, phrases, images which remain there until all the particles which can unite to form a new compound are present who said। साथियों आपको बताना है, कवि का मन असंख्य भावनाओं वाक्यांशों कवि का मन असंख्य भावनाओं वाक्यांशों छवियों को पकड़ने और संग्रहित करने के लिए एक पात्र है। ठीक है, क्या है दोस्तों? एक पात्र है, एक ऐसा पात्र है कवि का मन जिसमें असंख्य भावनाएं हैं, वाक्यांश हैं, छवियां हैं, जो तब तक बने रहते हैं जब तक कि सभी कण जो एक नया यौगिक बनाने के लिए एकजुट हो सकते हैं मौजूद नहीं है। किसने कहा दोस्तों? ईट्स ने, लैम्ब ने, अर्नोल्ड ने, इलियट ने। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलियट। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19 को देख लेंगे। The poet has not a personality to express what a particular medium, the mind, which is only a medium and not a personality, is which impressions and experience combine in peculiar and unexpected ways whose words are these। साथियों इसमें कहा गया है, कवि के पास व्यक्त करने के लिए एक व्यक्तित्व नहीं है बल्कि एक विशेष माध्यम मन है। विशेष माध्यम मन है जो केवल एक माध्यम है और एक व्यक्तित्व नहीं, जिसमें छापें और अनुभव अजीब और अप्रत्याशित तरीके से जुड़ते हैं। ये किसके शब्द हैं दोस्तों? आपको बताना है, ईट्स के, लैम्ब के, अर्नोल्ड के, इलियट के। देख लेंगे दोस्तों, थोड़ा ऊपर कर लेंगे। प्रश्न नंबर 19 को देख लेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों टी.एस. इलियट। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 पोइट्री इज नॉट ए टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशंस of personality what an escape from personality who defined poetry in this manner। साथियों आपको बताना है, कविता भावनाओं का एक मोड़ नहीं है बल्कि एक पलायन है। जो भावना है ये व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है बल्कि व्यक्तित्व से पलायन है। काव्य को इस प्रकार किसने परिभाषित किया है? आपको बताना साथियों, ईट्स ने, लैम्ब ने, अर्नोल्ड ने, इलियट ने। प्रश्न नंबर 20 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलियट। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इलियट। डी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में कहा गया साथियों, इलियट सेज दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बी viewed as having a life of its own unrelated to that of its creator। Eliot wrote this in the introductions to। साथियों आपको बताना है, एलियट का कहना है कि कला का एक काम अपने स्वयं के जीवन के रूप में देखा जाना चाहिए जो इसके निर्माता के जीवन से संबंधित नहीं है। इलियट ने इसे परिचय में लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? इसके परिचय में लिखा है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, अ नोट ऑन अमेरिकन क्रिटिक, द सेक्रेड वुड, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों द सेक्रेड वुड। सी इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 22
प्रश्न नंबर 22 को देख लेंगे। द इमोशन ऑफ आर्ट अकॉर्डिंग टू एलियट इज, साथियों एलियट के अनुसार कला की भावना है, क्या है दोस्तों? पर्सनल, सब्जेक्टिव, इम्पर्सनल, नॉन ऑफ दीज। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा इम्पर्सनल की बात की जा रही है दोस्तों, अवैयक्तिकता की बात की जा रही है यहाँ। सी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव occurs in Eliot's one of essays in the Sacred Wood. What is the name of the essay? साथियों आपको बताना है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव मुहावरा आता है सेक्रेड वुड में इलियट के निबंधों में से एक। आपको बताना है, निबंध का नाम बताना है दोस्तों। निबंध क्या है वह? रिटोरिक एंड पोएटिक ड्रामा, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। सी इज द राइट आंसर। दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24, दोस्तों इसमें कहा गया है फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ व्यू डज इलियट फाइंड हैमलेट डिफेक्टिव एंड आर्टिस्टिक फेलर। अर्थात दोस्तों एलियट किस दृष्टिकोण से हैमलेट को खोजता है? दोषपूर्ण और एक कलात्मक विफलता। ठीक है, इसको बताना दोस्तों। ए में कहा गया दोस्तों डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, नॉन ऑफ दीज। अर्थात दोस्तों संवेदनशीलता का विघटन। बी में कहा गया संवेदनशीलता का संग। सी में कहा गया था उद्देश्य सहसंबंधी और डी में कहा गया इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, शेक्सपियर इज सक्सेसफुल इन फाइंडिंग एन ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टू एक्सप्रेस द इमोशन ऑफ द कैरेक्टर्स, विच ड्रामा इज इट। साथियों आपको बताना है शेक्सपियर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक उद्देश्य से संबंधी खोजने में सफल रहा है। वह पात्र दोस्तों बताना है और कौन सा ड्रामा है। कौन सा ड्रामा है दोस्तों खोजने में सफल रहा है? कौन सा ड्रामा है आपको बताना है दोस्तों। मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो। 25, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों मैकबेथ। ए इज द राइट आंसर, मैकबेथ। आइए साथियों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26, मिल्टन सैमसन एगोनिस्ट इज अ ग्रेट सक्सेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ। साथियों जॉन मिल्टन के सैमसन एगोनिस्ट से एक बहुत बड़ी दृष्टिकोण को लिया गया है दोस्तों। उसकी सफलता है क्या है दोस्तों? एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26, सी इज द राइट आंसर दोस्तों। सी इसका सही आंसर होगा ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक है, आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ चलते हैं।
इसमें कहा गया साथियों, हु फाइंड्स इलियट्स फ्रेज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव डिफेक्टिव, एलिसियो, बिवास, लेविस, शिकागो क्रिटिक्स, ओलिवर एल्टन। साथियों आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा एलिसो बिवास। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एलिसो बिवास। आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 28। इसमें कहा गया दोस्तों, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी ओकर्स इन। साथियों आपको बताना है वाक्यांश संवेदनशीलता का पृथक्करण घटित होना किसमें है दोस्तों, आपको बताना है इलियट्स के द मेटाफिजिकल पोइट्स, इलियट्स ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, इलियट्स हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा इलियट्स द मेटाफिजिकल पोइट्स। ठीक है, आइए दोस्तों प्रश्न नंबर 29। वाई विच फ्रेज डस इलियट मीन्स डायरेक्ट सेंसुअस एप्रीहेंशन ऑफ थॉट और रिक्रिएशन ऑफ थॉट इनटू फीलिंग। साथियों आपको बताना है इलियट का किस वाक्यांश से अर्थ है प्रत्यक्ष। विचार की कामुक आशंका, भावनाओं में विचार का मनोरंजन। आपको बताना है दोस्तों डिसोसिएशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशंस ऑफ सेंसिबिलिटी, नॉन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 29। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। ठीक है, प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 को देख लेंगे साथियों। इसमें कहा गया दोस्तों टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोइट्स एंड दे थिंक व्हाट दे डू नॉट फील देयर थॉट एज इमीडिएटली एज द ऑडर of a rose. A thought to Donne was an experience. It modified his sensibility. Who said? Larkin, Arnold, Eliot, Coleridge। साथियों आपको बताना है ए में कह रहा है लार्किन, बी में कह रहा है आर्नोल्ड, डी में कह रहा है एलियट, सी में कह रहा है दोस्तों कॉलेरिज। थोड़ा यहाँ पर क्रम गड़बड़ा गया दोस्तों, आप इसको देख लेंगे, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, आप इसको देख लेंगे साथियों। इसका दोस्तों आंसर डी सही होगा, एलियट इसका ठीक होगा दोस्तों, डी इज़ द राइट आंसर। आप इसको डी मारेंगे, आप इसको डी मारेंगे साथियों। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा दोस्तों ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब करें और साथ में लगे दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको अपलोडेड वीडियो मिलती रहें। इसके साथ ही दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।